नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की व्याकरण में से अध्याय नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है वर्ण विचार। इसको समझने के लिए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले पाठ में हमने भाषा के विषय में जाना। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकलती हैं। बोलकर देखिए। जैसे दो बच्चे बात कर रहे हैं, दीदी अनीमिया से आपका क्या मतलब है? और दीदी कह रही है ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अब चित्रों के साथ बोले गए शब्दों में से निकलने वाली ध्वनियों को अलग अलग करके देखिए। जैसे आप देखिए, अगर बच्चे ने शब्द बोला है दीदी, तो पहले द को लगी हुई है ई की मात्रा। तो जो हमें पता है कि हमारे जो स्वर हैं वो मात्राओं का काम करते हैं जब वो व्यंजनों के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर हम इन ध्वनियों को अलग करेंगे तो वो स्वरों के रूप में लिखी जाएंगी। और जो व्यंजन हैं वो आधे होते हैं, क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ लिया है पिछली कक्षाओं में कि व्यंजन जो हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती। उन्हें पूरा करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए अगर व्यंजन के साथ किसी मात्रा को अर्थात स्वरों को अलग कर देंगे तो व्यंजन आधा हो जाएगा, उसके नीचे हलंत लगाया जाएगा। तो द के नीचे हलंत, बड़ी की मात्रा बड़ी ई के स्वर में बदल जाएगी। फिर दूसरी ध्वनि द, उसके नीचे हलंत, और फिर बड़ी की मात्रा बड़ी की मात्रा में बदल जाएगी। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अगला शब्द है क्या। तो क्या में क तो ऑलरेडी आधा है, इसलिए क के नीचे हम हलंत लगा के लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें प्लस करेंगे ध्वनि या की, तो उसमें य को आ की मात्रा है तो य हम हलंत लगा के लिखेंगे और आ का स्वर, आ की मात्रा का रूप जो है उसका स्वर वो अलग कर देंगे। तो ये बन गया क्या। अगली हम देखते हैं आपका। ऐसे ही आ जो है वो स्वर है, स्वर को हम वैसे ही लिखेंगे, उसमें हलंत नहीं लगता है। प जो है प जो है अगर हम इसकी ध्वनि अलग करेंगे तो प प्लस अ, प्लस को हम घन बोलते हैं हिंदी में, धन बोलते हैं। तो ये बनेगा प हलंत धन अ, यानी अ की ध्वनि से अलग कर दी गई। और का में क के नीचे हलंत लगाएंगे और आ का स्वर ध्वनि जो है वो अलग कर देंगे। ठीक है। आगे है रक्त। अब र पूरा शब्द है तो र को लिखने के लिए हमें र के नीचे हलंत धन अ यानी प्लस अ, तो ये हमारा पूरा र बनेगा। ऐसे ही क आधा है तो इसमें अ का स्वर अलग नहीं करेंगे, क लिख के उसके नीचे हलंत लगाएंगे। और त जो व्यंजन है उसकी ध्वनि को पूरा करने के लिए हम त के नीचे हलंत लगाएंगे, साथ में अ की ध्वनि अलग कर देंगे। तो ये ऑलरेडी आप पिछली कक्षाओं में कर भी चुके हो। इसकी मैं आपको एक वीडियो भी बना के दे दूंगी, उससे आप अच्छे से समझ जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अन्य शब्दों की ध्वनियों को भी अलग अलग करके देखते हैं। जैसे क्या मतलब है। अब मैं आपको मतलब की ध्वनियों को अलग अलग करके बताऊंगी, तो ये मतलब शब्द का विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही जानने, है ना, होगा, ये सब शब्दों को मैं अलग अलग करके आपको एक वीडियो बना के दे दूंगी, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम मुख से जो ध्वनियाँ हैं उसके बारे में हमने क्या जाना। मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यानी हमने क, प, र, त ये सब वर्ण लिखे तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकल रही हैं। क की ध्वनि, र की ध्वनि, त की ध्वनि। जब हम उनको लिखते हैं तो उसका वो लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई जिसको और टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, इसके और खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते। और किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है। जैसे आप हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं, शुरू में जब आपने हिंदी सीखनी शुरू की थी तो सबसे पहले स्वर सीखे थे, फिर वर्णमाला क ख ग घ ये सारी वर्णमाला सीखी थी। तो हम वर्ण की परिभाषा इस प्रकार करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। फिर से पढ़ते हैं इसे। वर्ण क्या होता है, वर्ण की परिभाषा क्या है, फिर से पढ़ेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्णमाला क्या होती है इसके बारे में जानते हैं।
वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है, यानी शब्द के अनुसार इसका अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णमाला किसी भाषा के प्रयोग में आने वाली मूल ध्वनियाँ या वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह है। निश्चित मतलब सही, क्रमबद्ध मतलब जैसे क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, तो ये क्रम है। तो क्रमबद्ध समूह जो है, वर्णों का क्रमबद्ध निश्चित समूह वर्णमाला कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या हो गई? क्रमबद्ध समूह को हम व्यवस्थित रूप भी कह सकते हैं। तो हम इसकी परिभाषा करेंगे, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, वर्णमाला क्या होती है? इसकी परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। अब वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यानी हिंदी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण हैं, कुछ को हम स्वर बोलते हैं और दूसरे रूप को हम व्यंजन बोलते हैं। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त इसके अलावा अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ तथा ड़, ढ़ जैसे विशेष भी वर्णमाला के अंग हैं। अब इसको समझिए, अयोगवाह जैसे हम स्वर पढ़ते हैं ना, अ अनार से लेकर अ आ, ई उ ऊ, री ए ओ, है ना। और ये तो हमारे स्वर हो गए 11। उसके बाद अंग और अंगा खाली, जिसको हम बोलते हैं अंगूर और अहा खाली, ये 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। वो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनता है, जैसे ज्ञ, त्र, क्ष, है ना, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ होती हैं जो दूसरी भाषाओं से ली गई हैं। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि जैसे उर्दू की आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ग, ज, फ, ये उर्दू की आगत ध्वनियाँ हैं, ठीक है। और अंग्रेज़ी की आगत ध्वनि कौन सी है? अ की मात्रा, जिसमें मैंने डाल और डॉल, बाल और बॉल, इसकी उदाहरण देके आपको समझाया था, ठीक है। ऐसे ही ड़ और अड़, ड के नीचे बिंदु लगा के और ढ के नीचे बिंदु लगा के नए वर्ण बनाए गए हैं। इन्हें हम नव निर्मित वर्ण ध्वनियाँ कहते हैं। ये विशेष वर्ण हैं जो पहले हमारी वर्णमाला में नहीं थे, अब इनका नव निर्माण हुआ है, नई ध्वनियाँ वर्णमाला में जोड़ी गई हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं मैंने आपको जिसके बारे में बताया, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ तथा ड़ और अढ़ जैसे जो वर्ण हैं, वो हमारे वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त हैं, यानी उनसे अलग है, उनके अलावा है। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर हम समझते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण होता है उनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। उनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, स्वरों और व्यंजनों में क्या अंतर होता है। स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, इनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो स्वरों की संख्या होती है 11। देखिए नीचे आप स्वर देखिए, अ आ, ई उ री ए ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। आप इन्हें काउंट करके देखेंगे और साथ ही इन्हें उच्चारण करते समय आप देखेंगे कि हवा जो है मुख से सीधी बाहर निकलती है, अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और अयोगवा, ये जो बिंदु वाला, चंद्र बिंदु वाला तथा विसर्ग वाला, ये अयोगवा है। ये स्वरों की गिनती में नहीं आते, लेकिन लिखे ज़रूर जाते हैं। अब स्वर के 3 भेद होते हैं, 3 तरह के स्वर होते हैं। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ये स्वर के भेद हैं। पहला भेद है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, इन्हें हम समझेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में यानी बोलते समय केवल एक मात्रा का समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, इ,
उ री। री की मात्रा, री ऋषि का जो हम लोग स्वर लिखते हैं उसकी मात्रा देखिए व्यंजन के नीचे री के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण र को छोटी की मात्रा री की तरह होता है। अब देखिए मात्रा तो री की है ये, ठीक है, और उच्चारण यानी उसकी ध्वनि हम जो बोलते हैं वो र को छोटी की मात्रा लगा के करते हैं। अब अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी जितने समय में हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं उससे दुगना समय यानी डबल टाइम में हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। और ये कौन से स्वर हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। अब आप ये देखिए, ये जो 11 स्वरों में से 4 हमारे जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं, अ, इ, उ, री, और बाकी जो हैं वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। अगला है प्लुत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 गुना समय लगता है। ये केवल एक स्वर है जिसका चिन्ह, ये देखिए एस की तरह जिसका चिन्ह है। आप नीचे इसकी उदाहरण भी देख सकते हैं। जब हम राम, ओम, सुनो किसी शब्द को ज़्यादा लंबा खींचकर बोलते हैं यानी 3 गुना समय लगाते हैं तो उसमें ये अंग्रेज़ी के एस की तरह का चिन्ह लगा देते हैं। ये हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। अ तथा आहा अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अ को अनुस्वार अंग या अ को नहीं अंग को, अ के ऊपर बिंदु को अनुस्वार तथा अ के पीछे 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। ये आप समझ गए होंगे या आपने पढ़े हुए हैं। आगे अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो होता है इसका चिन्ह शिरोरेखा, शिरोरेखा होती है वर्ण के ऊपर खींची जाने वाली रेखा। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। आप जैसे इसके जो उदाहरण लिखे हुए हैं उन्हें पढ़ के देखिए। अगर हम बिंदु नहीं पढ़ें, पहले हम ये बिंदु के बिना पढ़ के देखते हैं तो वो बन जाएगा हस, कघा, पख, रग, है ना। लेकिन अगर हम बिंदु लगा देती हैं तो नाक से ध्वनि निकलेगी, जैसे हंस, कंघा, पंख, रंग। तो बोलने में जो है इसमें अंतर आ जाता है। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। पंचमाक्षर होता है पंचम अक्षर यानी 5वां अक्षर। जो हमारे स्पर्श वर्ण है ना, क वर्ग वाले, प वर्ग वाले, त वर्ग वाले, ट वर्ग वाले और प वर्ग वाले, इसमें आप देखिए 5वां अक्षर कौन सा हुआ? क वर्ग में 5वां अक्षर है ङ, ठीक है। च छ ज झ अन्य, ये च वर्ग का हो गया न्य। उसके बाद ट वर्ग का 5वां अक्षर है ट ठ ड ढ अण। त वर्ग का 5वां अक्षर है त थ द द न। और प वर्ग का 5वां अक्षर है प फ भ ब म। तो अन्य, अण, न, म, न्य, ये जो शब्द हैं ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। तो बिंदु का प्रयोग इन शब्दों को बोलने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में आप देख रहे हैं, अगर हमने शब्द लिखना है कंघा तो अंग की आवाज़ आ रही है तो हम अंग को अंग न लिखकर क के ऊपर बिंदु के रूप में लगा देंगे। ऐसे ही चंपक में आधा म है, अगर हम आधा म नहीं लिखते तो वो पंचमाक्षर बिंदु के रूप में पहले वर्ण के ऊपर लग जाएगा और आधे म की जगह बिंदु लगाकर हम अपना काम चला सकते हैं। तो इस तरह 5वें अक्षर को जब हम बिंदु के रूप में किसी वर्ण के ऊपर प्रयोग करते हैं तब वो अनुस्वार कहलाता है, ठीक है। अगला है अनुनासिक। ये भी नाक से निकलने वाली ध्वनि है, लेकिन इसका चिन्ह जो होता है वो शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में होता है। उच्चारण के समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है। इन शब्दों को आप बोल के देखें, गंवाना, हंसी, मांग, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। टांग,
ऐसे जब शब्दों को आप बोल के देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो आपके अंदर से उच्चारण करते समय हवा बाहर आ रही है मुख से, वो नाक के साथ साथ मुख में से भी बाहर आती है, तो दोनों में एक जैसा दबाव पड़ता है, एक समान बाहर आती है। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो, अब इनका प्रयोग हम चंद्र बिंदु का प्रयोग हम तब करते हैं जब शिरोरेखा खाली हो, उसके साथ कोई और मात्रा ना हो, तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे आँख, ठीक है, टांग, ऊपर हमने ये देखे हैं, ये देखिए ऊपर के उदाहरण, गंवाना, हंसी। अब ग के ऊपर कोई और मात्रा नहीं है, शिरोरेखा खाली है तो चंद्र बिंदु लग गया। हंसी में ह के साथ कोई मात्रा नहीं है, ऊपर चंद्र बिंदु लग गया। मांग में आ की मात्रा लगाई है लेकिन ऊपर शिरोरेखा खाली है तो हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, ठीक है ना। तो जब शिरोरेखा खाली होती है तब चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन जब शिरोरेखा खाली ना हो और अनुस्वार का प्रयोग करना हो तो अनुस्वार जो है वो बिंदु के रूप में बदल जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हमने शब्द लिखना है, बच्चे खेल रहे होंगे। अब होंगे में अगर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ओ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, क्योंकि ओ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर आ गई, तो हम चंद्र बिंदु को बिंदु के रूप में प्रयोग करेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद है विसर्ग। इस ध्वनि का चिन्ह, ये देखिए विसर्ग का चिन्ह, ये 2 बिंदु होते हैं। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों यानी संस्कृत से आए हुए शब्दों में ही किया जाता है। अब आप ये देखिए, अब ये संस्कृत के जो शब्द हैं जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, अतः, प्रातः। अब इसको ह की आवाज़ के साथ बोलते हैं विसर्ग लगा के। फिर से पढ़ते हैं, इसको अता नहीं बोलेंगे, अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः। तो ये विसर्ग जो है ह की आवाज़ के साथ बोला जाता है और ये संस्कृत शब्दों के साथ ही प्रयोग होता है। अब अगला शीर्षक है आगत ध्वनि। अब आगत ध्वनि यानी आ के ऊपर आप देख रहे हो ये चंद्र बना हुआ है, बिंदु नहीं है, तो इसको हम आ की ध्वनि यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए लिखते समय प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिखने के लिए ही प्रयोग किया जाता है जो हम हिंदी में लिखते हैं। जैसे आप ये देखिए, डॉक्टर, कॉपर, ट्रॉली, बॉल आदि, है ना। ये मैंने आपको समझाई थी ध्वनियाँ। अगर आगत ध्वनि का ये चिन्ह लगा देते हैं, अर्धचंद्र लगा देते हैं, तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम एक ये शब्द लेते हैं बॉल, इसके ऊपर आप देखिए अर्धचंद्र लगा हुआ है, बॉल लिखते हैं तो इसका मतलब है गेंद, लेकिन अगर अर्धचंद्र नहीं लगाते वो बन जाएगा बाल, बाल यानी सिर का बाल। तो अंग्रेज़ी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए हम ये अर्धचंद्र वाली आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए स्वरों की मात्राएं। अब स्वर, मात्रा और शब्द ये आपको नज़र आ रहा है। अब स्वर अ है, अ की कोई मात्रा नहीं, जैसे कलम, क प्लस अ, है ना, अ की कोई मात्रा नहीं, कलम। अब आ की मात्रा डंडे के साथ होती है, जैसे काम। छोटी ई का स्वर जो है छोटी ई की मात्रा के रूप में होता है, जैसे किला। बड़ी ई का स्वर बड़ी ई की मात्रा में बोला जाता है, जैसे कील। जब हम व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं ना तो वो मात्रा के रूप में किया जाता है। उ, जैसे क के नीचे ऊ की मात्रा, क व्यंजन है तो ऊ हमने साथ ऊ लिखेंगे नहीं, हम ऊ का प्रयोग उसकी मात्रा के हिसाब से करेंगे, कुछ। ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा देखिए, कूप, कृपा, ये री की मात्रा क के नीचे लगी हुई है। ए में शीर्ष रेखा के ऊपर एक लाइन डाली जाती है, केला। अब आई की मात्रा की 2 लाइनें होती हैं, जैसे कैसा। ओ की मात्रा आप सब सामने देख रहे हैं, क के साथ ओ की मात्रा लगेगी तो कोना, औ की मात्रा लगेगी तो कौन, है ना। ये आपको मात्राएं समझ में आ गई होंगी। आगे पढ़ते हैं, व्यंजन क्या होते हैं।